Hello, everybody. I welcome you back to Understand UPSC. My name is Satyam Jain, and in this particular video, we are going to discuss the PT 365 of the environment. So, if I take you to the PT 365 booklet, this is the environment booklet, and this is kind of really bulky because it has like more than, I guess, yeah, exactly 150 pages, like effectively 150 pages. So, like taking you through this booklet would not mean a lot of sense. So I thought that कि आपका इतना टाइम नहीं लेते हैं. So what we are like really thankful, a member from the team did this work for us, that she created short notes out of this entire like magazine. And these short notes are of type which are like very comprehensive, है ना. ये काफ़ी comprehensive है. I'll show you. They are like really comprehensive. So when you'll, even if you have read PT 365, you have not read PT 365, if you are reading these notes, you are done with. You will get these notes on the Understand UPSC Telegram channel, okay? And what was saying is कि अगर ये नोट्स कर लिए, यू आर डन विद. इसके बियॉन्ड कुछ नहीं करना. इन नोट्स में से भी और ज़्यादा प्रीलिम स्पेसिफिक चीज़ें मैं इस लेक्चर में बता दूंगा. सो लिसन टू द लेक्चर व्हेन यू आर रिवाइजिंग द नोट्स एंड यू आर सॉर्टेड. ठीक है, बात समझ में आ गई? ऑल राइट. अगेन अंडरस्टैंड यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे वाले नोट्स आ जाएंगे आपके, एंड यू कैन ऑलवेज डू दिस. ठीक है, चलिए फिर लेट अस बिगिन विद द लेक्चर. सो इफ़ यू सी हियर, let me just take you through a topic. So for example, under the topic of climate change and global scenario, we have this topic of ozone hole. Now this entire thing is there, this map is, this diagram is there, all the information is there, then this related news is there. फिर उसके बाद आप आओगे तो एक और चीज़ है, फिर जाके कहीं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है. तो अगर आप देखोगे तो लाइक एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड है ना. क्लाइमेट चेंज, वो डायग्राम पूरा कवर्ड है, उसकी जितनी भी अंदर चीज़ें लिखी हैं वो कवर्ड है, जो डेटा है वो कवर्ड है, नीचे जो बॉक्स में था वो कवर्ड है, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ रहा है. सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है चीज़ें. बस इसमें ये है कि हाँ, आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना, बेफालतू की लाइन्स नहीं पढ़नी पड़ेगी. एंड दैट इज़ व्हाट गुड नोट्स लुक लाइक, है ना. तो ये दीज आर लाइक रियली गुड नोट्स एंड लेट्स जस्ट फोकस ऑन डूइंग देम नाउ. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक क्लाइमेट चेंज, उसके अंदर ओजोन होल. देखो न्यूज़ क्या है कि द ओजोन लो, जो ओजोन का होल है वो इट इज़ ग्रोन लार्जर एंड थिनर, राइट, ओवर स्पेसिफिकली ओवर एंटार्क्टिका. तो आपको पता ही है, ऐसे देयर इज़ अ ओजोन लाइक लेयर दैट प्रोटेक्ट्स द एंटायर अर्थ. तो स्पेसिफिकली एंटार्क्टिका के ऊपर जो ये ओजोन की लेयर है जो यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है, वो अगर क्या हो जाएगी, जो ओजोन होल है वो बड़ा होता जाएगा और ओजोन की लेयर पतली होती जाएगी, राइट. तो यानी कि यूवी रेस का पेनिट्रेशन आसान हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट इज द न्यूज़ इज. नाउ लेट अस लुक एट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. सो इफ़ यू सी हेयर एज वेल, अगर यहाँ भी देखोगे तो देखो कैसे है. दिस इज अ CFC मॉलिक्यूल. व्हाट इज इट? FCl2Cl, है ना. लुक एट दिस, FCl2Cl. सो व्हेन द यूवी रेज आर combined with this CFC molecule, what they do is they break this particular part of chlorine, है ना. और ये जो क्लोरीन है, अब ओजोन होल प्रेजेंट है, ओजोन होल इज लाइक सॉरी ओजोन लेयर प्रेजेंट है, ओजोन लेयर इज O3 इन द स्ट्रेटोस्फेयर. सो द क्लोरीन गेट्स लिंक्ड विद O3. इसका एक ऑक्सीजन, एक नेसेंट ऑक्सीजन इसके पास चला जाता है, इट फॉर्म ClO एंड O2. तो अभी क्या हुआ कि जो ओजोन था O3 था, इट गोट कन्वर्टेड टू O2. तो ऑब्वियसली बात है ना कि O3 तो खत्म हो गया इस पूरी इक्वेशन में. फाइनली O3 कहाँ है? कहीं भी नहीं है. सो इस तरीके से आपकी जो यूवी रेज हैं और जो CFCs हैं वो ओजोन को डिप्लीट करती हैं. ये हो रहा है एटमॉस्फेयर में, ये हो रहा है स्ट्रेटोस्फेयर में. बात समझ में आ गई? ये मॉलिक्यूल, इसमें ये क्लोरीन अटैच हो गया ओजोन के साथ, तो इसने एक ओजोन का एक तोड़ लिया, तो वो O2 बच गया, बस बाकी बचा, और वो जो टूटा था वो इधर आ गया, तो इसने ये बना दिया 2 कंपाउंड. तो आखिर में ऑक्सीजन बच गया ऊपर और ओजोन बचा नहीं. अब ऑक्सीजन थोड़ी यूवी रे से प्रोटेक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, ओजोन ही कर सकता था, और ओजोन की हमने बजा दी बैंड. ठीक है. ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं? जैसे CFCs, HCFCs, हेलोन्स एंड ये मिथाइल ब्रोमाइड. तो जैसे CFCs हैं, है ना, किस किस चीज़ में होते हैं? रेफ्रिजरेंट्स, एरोसोल्स. ऐसे ही हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एरोसोल्स में होते हैं, रेफ्रिजरेंट्स अगेन. हेलोन्स में क्या क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर्स में आपको काफ़ी सारे हेलोन्स मिलते हैं. मिथाइल ब्रोमाइड पेस्टिसाइड्स में मिलते हैं. तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, खासकर ये मिथाइल ब्रोमाइड पेस्टिसाइड्स में, क्योंकि न्यूज़ में रहता है कई बार. एंड जनरली हमें ये तो चलो पता होता है कि एरोजोल्स और रेफ्रिजरेंट्स में क्या मिल रहा है, लेकिन जनरली ये नहीं पता होता, ये दोनों नहीं पता होते. तो हेलोन्स आर जनरली फाउंड इन फायर एक्सटिंग्विशर. वो सिलेंडर देखे ना, वो वाले हाँ. एंड मिथाइल ब्रोमाइड इन पेस्टिसाइड्स. देन ऑब्वियसली स्ट्रेटोस्फेयर में ही मेजॉरिटी ऑफ द ओजोन है. फिर एवरेज ओजोन की जो थिकनेस है वो अर्थ पे 300 ऑप्शंस की है, लेकिन ओजोन होल जहाँ पे है वहाँ पे वो 220 है. तो आप देख रहे हो ना, देयर इज अ लॉट ऑफ डिक्लाइन.
इसी का मतलब है कि ओजोन होल का थिनर हो जाना, यही है, दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट। देन व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ द ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिका, क्या व्हाट इज ड्राइविंग, मतलब किसकी वजह से ओजोन होल जो है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सो द फर्स्ट रीजन इज पोलर वॉर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। ये वो वाले पोलर क्लाउड्स हैं जो कि आपके स्ट्रेटोस्फेयर में मिलते हैं, इनकी वजह से ओजोन होल डिप्लीट हो रहा है। देखो अभी क्या है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो ये है चेंजेस इन सोलर साइकिल, इसकी वजह से हो रहा है, तो अब आपको एक जोग्राफिस्ट या आपको ऐसा कुछ नहीं बन जाना है, जोग्राफर या फिर ऐसे एटमॉस्फेरिस्ट नहीं बन जाना है कि आप जाके पढ़ो एक्जैक्टली कि सोलर साइकिल की चेंज होने की वजह से। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग इन द वॉइस नोट आल्सो टुडे, कि अभी आपको ध्यान देना है कि प्रीलिम्स में कैसे स्कोर बढ़ाया जाए, प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीज़ें कैसी पढ़ी जाएँ, राइट, rather than doing a lot of PhD और कवरिंग a lot of stuff। तो खैर पोलर वॉर्टेक्स क्लाउड, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ठीक है, क्या होते हैं ये, एक सेकेंड, हाँ, सो ये क्या होते हैं, नेक्रियस क्लाउड्स, ठीक है, इनका दूसरा नाम भी है। ये क्या करते हैं, दे आर ओनली फाउंड एट लेस देन, दे क्रिएट अ लेस देन 78 डिग्री सेल्सियस का ट्रैप, ठीक है। लॉन्ग वेव आउटगोइंग, जो आउटगोइंग आपकी रेडिएशन थी, है ना, जो बाहर जानी चाहिए थी, अभी क्या कर रहे हैं, उनको रोक ले रहे हैं। जो रेडिएशन बाहर निकल जानी चाहिए थी ये उनको रोक ले रहे हैं, 10 ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होगी और जो बाहर निकल सकता था वो निकल भी नहीं रहा है। इसमें मेजरली ओजोन होल का काम कहाँ आता है, ये तो चलो ठीक है, दिस इज अबाउट अनदर थिंग। मेजरली ओजोन होल का इशू कहाँ आ रहा है, जो बिनाइन क्लोरीन है, मतलब जो पड़ी है, नॉर्मली पड़ी है, उसको ये क्या कर देता है, रिएक्टिव बना देता है, रिएक्टिव क्लोरीन बना देता है। तो एज सुन एज इट इज रिएक्टिव इट कंबाइंस विद O3 ब्रेक्स अ O, कंबाइंस बिकम ClO प्लस O2। तो ये जो एक नॉर्मल क्लोरीन पड़ी हुई थी, है ना, उसमें से उसको लाइक बिनाइन क्लोरीन को रिएक्टिव क्लोरीन बनाने का काम करता है ये, ठीक है। देन सेकंड दिक्कत क्या करता है, रिमूविंग N2 कंपाउंड्स विच, जो आपका डिस्ट्रक्टिव होता है, विच हैव डिस्ट्रक्टिव, जो मॉडरेट, जो डिस्ट्रक्टिव इंपैक्ट हो सकता है क्लोरीन का, उसको मॉडरेट जो करता था N2 का कंपाउंड, उसको भी ये क्या कर देता है, गड़बड़ कर देता है, रिमूव कर देता है। तो जो क्लोरीन को हटा सकता था, जो क्लोरीन के डिजास्टर्स इंपैक्ट को बचा सकता था, उस एलिमेंट को हटाता है, क्लोरीन को एक्टिवेट भी करता है और क्लोरीन के डिजास्टर्स इंपैक्ट से बचाने वाले एलिमेंट को हटाता भी है। सो दिस इज ओवरऑल द इशू विद द पोलर वॉर्टेक्स क्लाउड्स। तो आपको जनरली ना, आपको यूपीएससी से पूछेगा ही नहीं, ये सब नहीं पूछेगा ये सब, है ना। क्या पूछेगा, व्हाट विल बी आस्क्ड, दिस पोलर वॉर्टेक्स, हेयर व्हाट विल बी आस्क्ड, सोलर साइकिल। ये चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी रहे। हाँ ठीक है अभी, और 300 220, ठीक है, हाँ। एंड लास्ट इज द इंक्रीजिंग अबंडेंस ऑफ CFCs, तो वो तो पता ही है हमें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ेगा तो दिक्कत होगी। देन देयर इज ऑल्सो वोल्केनिक एरप्शन। तो ये 4 चीज़ें मान लो, वोल्केनिक एरप्शन का भी मेजर इम्पैक्ट है ओजोन पे। तो अभी रिसेंट में आपका हुंगा टोंगा हुंगा हप्पी, ये ऐसे करके एक वोल्केनो है आपका, ठीक है, इसका देख लेते हैं, मतलब ये किस जगह पे है। इट इज़ इन द सदर्न पैसिफिक ओशन, ओके, यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, इट इज़ इन द सदर्न पैसिफिक, ठीक है। अब ये जो है, यहाँ से इतना ज़्यादा क्वांटिटी में कंपाउंड निकला है, गैसेस निकली हैं, दैट दे हैव इम्पैक्टेड द ओजोन लेयर, वही वाला है ना। देखो जैसे मान लो बहुत सारा SO2 निकल गया, तो वो क्या करेगा, क्लोरीन को रिएक्टिव बना देगा। अब रिएक्टिव बनाएगा तो हमें पता है कि ऊपर क्या होएगा, फिर यही होएगा ClO3, है ना। रिएक्टिव होने के बाद तो यही काम होएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर नेक्स्ट इज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो UNDP और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने मिलकर बोला है कि इंडिया ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के टारगेट्स को सरपास कर लिया है, मतलब ऑलरेडी अचीव कर लिया है। इंडिया का अचीवमेंट क्या है, 35% का गोल था CFCs को फेज आउट करने का। अगर 2020 की बेसलाइन माने, इंडिया ऑलरेडी 44% रिडक्शन पे पहुंच चुका है। 35 का गोल था, 44 पे पहुंच गया, इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया की अचीवमेंट वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम के लिए, तो इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट। देन एलिमिनेटेड HCFC 141b। नाउ रिमेंबर दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज अ ब्लोइंग एजेंट, सो यू हैव टू जस्ट डायरेक्टली रिमेंबर दिस, HCFC 14b ब्लोइंग एजेंट, B से ब्लोइंग एजेंट, ओके। विल ऑल्सो फेज आउट HCFCs इन
न्यू इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग बाय 2024, मतलब इस साल के आखिर तक इंडिया विल फेज आउट कि कोई भी नया कंपोनेंट बन रहा है, कोई भी नया इक्विपमेंट बन रहा है तो उसमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नहीं होंगे. द टारगेट दैट वाज गिवन बाय द यूएनडीपी वाज 2030, or you can say by the Montreal Protocol was 2030, but India will be achieving it at max by this year or by the next year. Okay, so India is like already doing good in this particular thing. Then बाकी इंडिया ने CFC, CCl4, हेलॉन्स इन सबको तो फेज आउट कर ही दिया है ना. वी ऑलरेडी हैव अ HFC फेज आउट मैनेजमेंट प्लान गोइंग ऑन. सो ये सब चीज़ें बढ़िया से चल रही है. अब इंडिया मतलब आपसे ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है, कि ऑलरेडी ये क्या है, मेन्स पर्सपेक्टिव की चीज़ें हैं. सी फॉर दैट मैटर अगर यहाँ पे देखोगे कि भाई इंडिया ने अभी ऑलरेडी क्या क्या कर दिया है, राइट. सो ये चीज़ें हैं जैसे है ना, ये एलिमिनेट कर दिया है, ये रिड्यूस कर दिया है, फिर और अचीवमेंट्स में ये सब चीज़ें हैं. इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान चल रहा है, तो ये थोड़ी पूछेगा यूपीएससी की इस देर कूलिंग एक्शन प्लान गोइंग ऑन. नहीं, ये नहीं पूछेगा. पूछेगा तो फिर मतलब ऐसी चीज़ें पूछेगा जो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है नेचर में. गेटिंग इट. बट एनी हाउ रिस्पेक्टिव ऑफ दैट वी हैव टू लाइक रिमेंबर दिस कि हाँ इंडिया ने CFCs को फेज आउट कर दिया है. HCFC फेज आउट मैनेजमेंट प्लान ऑलरेडी हमारा इम्प्लीमेंटेशन में है, ठीक है. तो दिस वी कैन रिमेंबर. ओके, देन अबाउट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. देखो ये कब आया था, 1987 में. इससे पहले क्या आया था, वेना कन्वेंशन हुई थी, वो अडॉप्ट हुई थी 1985 में. एडॉप्शन इन 1985 एंड एलिमिनेटिंग द प्रोडक्शन. व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल? एलिमिनेटिंग द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बहुत ज़बरदस्त खास बात है कि ये वर्ल्ड लाइक यूनिवर्सली पहली ऐसी ट्रीटी थी जो यूनिवर्सल रेटिफिकेशन पाया जिसने. मतलब बहुत ही रेयर होता है ऐसा कि हर कंट्री मान रही है कि हाँ हम इस पे काम करेंगे. सो लाइक अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर इंटरनेशनल कोहेसिवनेस. देन वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं हम? 16 सितंबर को, क्योंकि इसी दिन आपकी वेना कन्वेंशन जो है ये साइन हुई थी. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया? वेना कन्वेंशन में. वेना कन्वेंशन और मतलब 1987 तक ही पूरा 85 हो गया. एडॉप्शन 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1987 एंड वर्ल्ड ओजोन डे ऑन 16th September बिकॉज ऑन दैट पर्टिकुलर डे द वेना कन्वेंशन वॉज साइंड. ठीक है. 16 सितंबर कैसे याद रखेंगे? इस साल मीन्स कब है? सितंबर में, सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर, क्योंकि अभी यूपीएससी ये डेज वगैरह पूछ रहा है ना कुछ. फॉर एग्जांपल ये ओलंपिक्स वाले में और वो स्वदेशी वाले में पूछा, राइट. तो हम थोड़ा सा एक दो चीज़ें याद रख लेंगे अगर कहीं हमें दिखेगा तो. देन द किगाली अमेंडमेंट फेज डाउन द प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ HFCs. तो किगाली अमेंडमेंट जब आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए, देखो कोई एक कन्वेंशन होती है, ठीक है, उस कन्वेंशन में कोई प्रोटोकॉल साइन होता है, फिर उस प्रोटोकॉल में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होता है. ये सीन होता है, ठीक है. नाउ हेयर व्हाट वी हैव इज द वियना कन्वेंशन में वी हैव द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में देन वी हैव द किगाली अमेंडमेंट. सो किगाली अमेंडमेंट स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट फेजिंग डाउन HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, not CFCs or HCFCs but HFCs. Now something you should know about HFC, a very important thing about HFC is that they are known ozone depleting substances. There is no depletion of ozone, है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ऐसे लिख देगा आपको लगेगा कि ऐसा क्यों बोल रहा है, बट यस दैट इज ट्रू. बट तो हम इसको क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं? The issue with HFCs is that they have a very high global warming potential, 1,000 times more than CO2, and that is why we are phasing down and eliminating HFCs. ठीक है, बात समझ में आ गई? डन, चलें आगे. ओके, तो ये देखो ये बहुत सिंपल चीज़ है, 80% रिडक्शन. ये सब ज़्यादा पूछा नहीं जाता है ये कि टारगेट क्या है एंड ऑल ऑफ दैट. जनरली ये चीज़ नहीं पूछी जाती हैं. 3 ग्रुप्स में 4 स्टेप्स में ऐसे करके हम इसको रिड्यूस करेंगे. नॉट इम्पॉर्टेंट ऑल. इंडियन मॉन्ट्रियल. नाउ इंडिया इज अ पार्टी टू द वियना कन्वेंशन एंड देन इंडिया वेंट अहेड एंड रेटिफाइड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. दोनों चीज़ें हो गई. इंप्लीमेंट कौन कर रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इंडिया में? ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट करेगा. देन द किगाली अमेंडमेंट केम, HFC वाला. इंडिया रेटिफाइड द किगाली अमेंडमेंट एज वेल. So India has said that as per the Kigali Amendment, what we'll do is we'll phase down HFC starting from 2032. So by 2032, we will phase down 10%, and then 2030, and then by 2047, what we'll do is we will phase down 85% of HFCs. So if you see here, as I was saying, a 4-step path you can take. These are the 4 steps for India. ठीक है, ये पूरा मैं मार्क ही कर देता हूँ, ये तो इम्पॉर्टेंट सही लग रहा है. ठीक है. So this is what becomes important this is what is the target for
India. So ultimately by 2047 we will have 85%. Now the next is the state of क्रायोस्फीयर 2023. अभी देखो क्रायोस्फीयर क्या होता है, पूरे अर्थ के प्लैनेट पे जो भी फ्रोजन पार्ट है ना, चाहे वो ग्लेशियर्स में है, चाहे वो आपके पोल्स पे है, कहीं भी है, द फ्रोजन पार्ट ऑन द प्लैनेट इज द क्रायोस्फीयर. स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर रिपोर्ट इज गिवन बाय इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव ICCI. इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव, नाम से पता चल रहा है क्रायोस्फीयर यार है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो मार्क कर दोगे. क्रायोस्फीयर क्या है वो समझ में आ गया. अब इसका रोल क्या है, देखो रोल जैसी चीज़ ना मुझे लगता है कभी याद करनी चाहिए, शुड नेवर रिमेंबर रोल्स एटसेट्रा, बिकॉज दिस आर कॉमन सेंसिकल थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे इतना ज़्यादा चीज़ फ्रोजन है तो वो अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा ना भाई. इट विल ट्राई टू एब्जॉर्ब सम हीट, रिलीज समथिंग, एब्जॉर्ब समथिंग, कुछ तो करेगा ना. स्टोर सम कार्बन, स्टोर सम गैसेज, हैव अ लॉट ऑफ वाटर इनसाइड इट, will make shift in the sea temperatures, ocean temperatures, waves. तो कुछ ना कुछ रोल तो रहेगा ही ना. तो मुझे लगता है कि देयर इज अ लाइक रोल इज समथिंग विच इज वेरी मल्टी डायमेंशनल. तो ऐसी चीज़ों को याद नहीं करना होता. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दिस, दिस एंड दिस. देन इंडिया का क्या इनिशिएटिव है, इंडिया हिमालयन इकोसिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्रायोस्फीयर का पार्ट कहाँ है, हिमालयन इकोसिस्टम में है ना. हिमालय में फ्रोजन पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर क्रायोस्फीयर. इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड अ सेंटर फॉर हिमालयन ग्लेशियोलॉजी इन वाडिया इंस्टीट्यूट. ठीक है, सो दिस ऑल्सो वी कैन रिमेंबर. ये स्मॉल चीज़, छोटी चीज़ हम याद रख सकते हैं इसको. वाडिया इंस्टीट्यूट में सेंटर फॉर हिमालयन ग्लेशियोलॉजी है. हाँ, तो लाइक वी शुड ऑल्सो नो दैट दिस वाडिया इंस्टीट्यूट इज़ इन देहरादून. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इट इज़ इन देहरादून. ओके, ठीक है. तो दो चीज़ें हो गई, एक नेशनल मिशन फॉर हिमालयन इकोसिस्टम, फॉर सस्टेनिंग ऑफ द हिमालयन इकोसिस्टम, एंड सेकंड दिस वाडिया इंस्टीट्यूट में सेंटर फॉर हिमालयन ग्लेशियोलॉजी, ये देहरादून में. तो ये याद रखना. अभी ये तो ठीक है, जैसे ये वाला चीज़ है कि अगर 2% टेम्परेचर राइज होगा तो हिमालयाज विल लूज बाई 50%. जो आज का आइस है, जो जितना आइस आज है 50% लूज हो जाएगा अगर 2% टेम्परेचर राइज हो गया तो, राइट. तो नियरली ऑल ट्रॉपिकल ग्लेशियर्स, मोस्ट मिड लेटीट्यूड ग्लेशियर्स इन पोलर रीजन्स विल डिसअपियर. तो मतलब ये सब दिखा रहा है कि कितना ह्यूज इम्पैक्ट है. बट जैसे ये है नाउ, दिस इज़ अ स्टडी है ना, या फिर दिस इज़ अ रिपोर्ट. अब ये डायरेक्टली यूपीएससी जनरली नहीं पूछता है कि इस रिपोर्ट में ऐसे क्या बोल दिया. सो दिस विल प्रोबेबली बी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, कि आपके पास मेंस में लिखने के लिए कुछ होगा, राइट. सो अभी मतलब प्रीलिम्स के लिए यू कैन नॉट रिमेंबर इट ऑल्सो, तो शायद चलेगा. बट ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया है तो इतना कुछ वो है भी नहीं. जस्ट रिमेंबर दिस स्मॉल फैक्ट, 2% टेम्परेचर राइज विल मेक 50% ऑफ द आइस को लूज. ओके, देन देर इज़ अ लॉट ऑफ आइस मेल्ट दैट इज हैपनिंग इन वेस्ट एंटार्क्टिका. अब इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक दो चीज़ें याद रखो. सो वन इज दिस नेम, द थ्वाइट्स ग्लेशियर. व्हाट इज द नेम, थ्वाइट्स ग्लेशियर. और ये किसके पास है, इट इज़ नियर द अमंडसन सी, अमंडसन, AMUNDSEN, अमंडसन सी. थ्वाइट्स ग्लेशियर इन द नियर द अमंडसन सी in the West Antarctic ice sheet, in the West Antarctic ice sheet. फिर एक दो चीज़ें और कौन से सीज हैं इसके पास, जैसे एक रोज सी है, देन एक वेडल सी है, थ्वाइट्स ग्लेशियर हमने देख लिया इन नियर दी अमंडसन सी. तो ये चीज़ें हैं जो अपने आप को हमें याद रखनी है. देन एक्सेलरेटेड, अगर आइस मेल्टिंग होगा वेस्ट साइड पे, अगर कंप्लीटली लूज हो जाएगा तो ऑब्वियसली सी लेवल राइज होगा 5 मीटर तक. लोकेशन मैंने इसकी आपको बताई दी है, लोकेशन प्राइम है, ये याद रखनी है, यहाँ पे महंगा है सब. फिर ग्लोबल एफर्ट्स फॉर एंटार्क्टिका, क्या चल रहा है ग्लोबली. सो वन इज द एंटार्क्टिका ट्रीटी. दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट्स हैपेंड इन 1959 एंड दिस वाज टू डीमिलिटराइज एंड टू कोऑपरेट इन एंटार्क्टिका. तो देखो अब ये बोल सकता है ऐसे 1959 ट्रीटी वाज ऑन क्लाइमेट चेंज, बट अब यहाँ पे कॉमन सेंस आती है कि भाई 1959 में कौन सी क्लाइमेट चेंज की बात हो रही थी. 1970s 80s में जाके ढंग से क्लाइमेट चेंज की बातें होना शुरू हुई है. तो 1959 में इट इज़ फॉर डीमिलिटराइजेशन एंड कोऑपरेशन ऑफ एंटार्क्टिका. इंडिया एज ए मेंबर, ये चीज़ें बस सबसे ज़्यादा याद रखनी है ना, इंडिया एज ए मेंबर. देन फॉर द फर्स्ट टाइम अ कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक सील कन्वेंशन हैपेंड 1972. देन को कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज इन 1982. इंडिया रेटिफाइड दिस. ओके, तो इंडिया इज अ पार्टी टू मोस्ट ऑफ द एंटार्क्टिक कन्वेंशंस. देन वी हैव द मैड्रिड प्रोटोकॉल इन 1991, इसको भी इंडिया ने साइन कर दिया था.
राइट. दिस वॉज अगेन फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ऑफ एंटार्क्टिक ट्रीटी. अभी देखो है ना, आ रहा है ना धीरे धीरे एनवायरमेंट पे. देन इंडिया के क्या एफर्ट्स हैं पर्सनली. तो एक तो इंडिया एंटार्क्टिक प्रोग्राम है जो 1981 में आया था. 3 रिसर्च बेसिस है इसमें, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती. दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती. ओके, 3 रिसर्च बेसिस इंडिया के. तो अगर तीनों नाम आ जाए डायरेक्टली, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती. सो दे आर research basis of India in the Antarctic. Then we have the Antarctic Act 2022 enacted to give effect to the Antarctic Treaty. Okay, बहुत recent में आया था ये तो. Clear? Then Antarctic Fund, Antarctic Governance and Environment Protection, Permit System, ये सब चीज़ें अगेन मैं बोल रहा हूँ है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछी जाएगी कि बताओ इनमें से क्या क्या इंडिया करता है फॉर एंटार्क्टिका. तो उसमें तो जनरली ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा. ठीक है, बट दीज आर सम ऑफ द वेरियस थिंग्स. फिर आगे बढ़ते हैं. आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन. सो सी, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन जो है ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. देयर इज अ वार्मिंग डिफरेंशियल बिटवीन द पोल्स एंड द ट्रॉपिक्स. आर्कटिक जितना दुनिया गर्म हो रहा है, जितना वर्ल्ड जिस रेट पे गर्म हो रहा है, आर्कटिक उससे 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है. आर्कटिक इज वार्मिंग नियरली 4 times फास्टर देन द वर्ल्ड, एंड दैट इज वॉट द टर्म आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन इज अबाउट. Okay, what is the reason? One is the polar amplification. Polar amplification is much stronger in the Arctic than in the Antarctic. तो एंटार्क्टिक भी इतना तेजी से गर्म नहीं हो रहा है जितना लाइक आर्कटिक हो रहा है. आर्कटिक इज वार्मिंग एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस. रीजन फर्स्ट, पोलर एम्प्लीफिकेशन. इट इज मच स्ट्रॉन्गर इन द आर्कटिक देन द एंटार्क्टिक, एज आर्कटिक कवर्ड बाई सी आइस एंड एंटार्क्टिक इज परमानेंट आइस. तो देखो है ना, एंटार्क्टिका लाइक परमानेंट, बहुत ही कंक्रीट आइस है, बहुत ही सॉलिड आइस है, वेर एज आर्कटिक इज मोस्टली सी आइस. तो एम्प्लीफिकेशन देयर इज स्ट्रॉन्गर, इफेक्ट ऑफ एम्प्लीफिकेशन इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गर. देन द अदर थिंग इज एल्बिडो. आर्कटिक हैज मोर लैंड, देन इट इज मोर एक्सपोज्ड टू सन. इट एब्जॉर्ब सनलाइट मोर. जितना देखो, जितना एक्सपोज होगा सन को उतना सनलाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा. अब जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन बढ़ेगा. वेर एज इन द एंटार्क्टिक दिस इज नॉट द केस. तो दैट अगेन इज एन इशू विद द आर्कटिक. तो ये कुछ रीजंस हैं फॉर, है ना, जैसे पोलर एम्प्लीफिकेशन, फिर एल्बिडो. तो आपसे जनरली यूपीएससी डायरेक्टली पूछेगा व्हाट आर द रीजंस फॉर आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन. तो ऐसे केसेस में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होने हैं. यही डिफरेंस है. अब जैसे एयर सर्कुलेशन सिस्टम बोल दिया यूपीएससी ने कि जो एयर सर्कुलेशन सिस्टम है वो ट्रॉपिक्स से ले जाके पोल पे हीट ट्रांसफर कर रहा है ना. तो यूपीएससी बस इतना बोलेगा, प्रिवेलिंग एयर सर्कुलेशन सिस्टम इन द आर्कटिक. करेक्ट है वो. ऐसे केसेस में तो मैं बताता हूँ कि हाउ विल यू प्रूव दैट द एयर सर्कुलेशन सिस्टम हैज नथिंग टू डू विद हीट ट्रांसफर और नथिंग टू डू विद एट ऑल विद आर्कटिक टेम्परेचर. तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है. ठीक है भाई. फिर आर्कटिक आइस कितना श्रिंक हुआ ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑल्सो देर इज दिस इफेक्ट दैट इज हैपनिंग ऑन द इंडिजिनस पॉपुलेशन. तो इंडिजिनस पॉपुलेशन जो ट्रेडिशनली सब्सिस्टेंस पे डिपेंडेंट थी, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, वो उसको दिक्कत आ जाएगी भाई. वो कैसे करेगी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर अभी जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा राइज हो जाएगा. तो उनके ना कुछ के नाम दे रखे हैं यहाँ पे. तो यू कैन जस्ट हैव इट इन योर स्मॉल हेड, मतलब ऐसे बस थोड़ा सा कहीं जगह डाल दो इसको. यूपिक, इनुप्लैट, इन्यूट, है ना, कुछ भी ऐसा कुछ दिखे तो एग्जामिनेशन में आइडेंटिफाई कर लेना कि ये ट्राइब के नाम है, ट्राइब्स ऑफ द एंटार्क्टिक. दो बहुत मुश्किल है पूछना ना, बट बिकॉज इट वॉज गिवन सो आई एम लाइक मेंशनिंग इट हियर. ओके, एक ये टर्म है ब्लू ओशन इवेंट. अभी देखो, इट इज अ सिचुएशन वेयर आर्कटिक ओशंस आइस एरिया ड्रॉप्स. नाम से क्या लग रहा है ब्लू ओशन, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इसको डायरेक्टली आर्कटिक से रिलेट करें, है ना. ओशन का कुछ बोल देगा तो हम फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे. सो यू डोंट हैव टू गेट ट्रैप्ड. व्हाट हैव टू रिमेंबर इज ब्लू ओशन इवेंट इज रिलेटेड टू अ सिचुएशन वेयर जो आर्कटिक का ओशन आइस है, ऊपर हम पढ़ रहे थे ना, आर्कटिक में ज़्यादा क्या है, सी आइस, ओशन आइस, वो ड्रॉप कर जाए बिलो, एंड इफ इट इज ड्रॉपिंग बिलो 1 million square kilometer इट इज अ ब्लू ओशन इवेंट. राइट. सो जो सरफेस वहाँ पे वाइट दिखता है अभी, अगर वो मेल्ट हो जाएगा ज़्यादा, है ना, 1 million square kilometer से कम हो जाएगा, तो द सरफेस कलर विल बिकम ब्लू एंड दैट इज वाई इट इज अ ब्लू ओशन इवेंट. तो ब्लू कलर हो गया, ओशन इज रिलेटेड टू ओशन आइस और इवेंट उसकी हैपनिंग हो गई. बात समझ आ गई.
ठीक है, देन ठीक है, ये तो नॉर्मल है। फिर आते हैं नेक्स्ट, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, कन्वेंशंस एंड इनिशिएटिव्स। तो ठीक है, हाँ अभी देखो COP28 हुई है, UNFCCC की COP28 कहाँ हुई थी अभी? दुबई में, UAE दुबई में। देन COP29 कहाँ होगी? 2024 वाली अजरबैजान। COP30 इससे अगले साल ब्राज़ील में होगी 2025 में। इससे पिछले साल COP27 कहाँ हुई थी? इन शर्मल शेख, राइट? बताओ मुझे शर्मल शेख कहाँ है? फिर व्हाट आर द की आउटकम्स? नाउ अगेन सी, दिस इज अगेन अ वेरी मीन्स काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली पूछता नहीं है, बट स्टिल बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरी ईयर UNFCCC, उसके COPs बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स जस्ट गो थ्रू इट वंस। व्हाट आर द की आउटकम्स? द फर्स्ट इज फिक्सिंग ऑफ क्लाइमेट फाइनेंसिंग। तो उसके अराउंड बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे पहला लॉस एंड डैमेज फंड का ऑपरेशनलाइजेशन हो गया, पहली बार हुआ है ये। इससे पहले देयर वाज द स्टॉक्स अराउंड लॉस एंड डैमेज फंड, पहली बार इसको क्या किया गया है? ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। सो ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द लॉस एंड डैमेज फंड। सेकेंड इज द वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था COP19 में, वॉर्सो में, है ना? ये एक COP19 में जा हुआ था, वॉर्सो 2013 में जब COP19 हुआ वॉर्सो में, वहाँ पे एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म आया था फॉर लॉस एंड डैमेज, राइट? अभी जाके वो ऑपरेशनलाइज हुआ है, तो सोचो लग कितना टाइम लगा। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, है ना, कि काफ़ी वक्त के बाद ये ऑपरेशनलाइज हुआ है। नाउ व्हाट यू टू रिमेंबर अबाउट दिस, दैट इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ये लाइन नहीं भी याद करोगे तो चलेगा कि इट इज़ लाइक मेंटेन्ड एंड एवरीथिंग बाय मैनेज बाय इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट, नहीं भी याद रखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट याद रख लेना इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। फिर मोबिलाइजेशन ऑफ नियरली $84 बिलियन इन ग्रीन क्लाइमेट फंड, नॉट इंपॉर्टेंट। एडेप्टेशन फंड में कुछ कुछ आया, LDC फंड में कुछ कुछ आया, नॉट इंपॉर्टेंट, है ना, ये सब चीज़ आपसे नहीं पूछेगा UPSC। देन अगर मतलब पूछेगा तो ऑल ऑफ द अबाव मारना कि कौन कौन से फंड में पैसा है, कुछ कुछ पैसा कहाँ कहाँ चला गया होगा, UPSC को भी नहीं पता होगा, सो डायरेक्टली ऑल ऑफ द अबाव मारना। डिक्लेरेशन ऑन अ ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क, तो ये अगली चीज़ है, इंडिया इज अ पार्टी टू इट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दिस? डिक्लेरेशन ऑन अ ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस नेटवर्क, कि भाई ये ग्लोबली हम क्लाइमेट फाइनेंसिंग का फ्रेमवर्क एक नेटवर्क बनाएंगे, उसके रिगार्डिंग डिक्लेरेशन है, एंड दिस इंडिया इज अ पार्टी टू, इंडिया इज अ पार्ट टू इट, ओके। देन एज आई सेड, जो शर्मल शेख में एक एजेंडा डिसाइड हुआ था रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, फूड, क्लाइमेट, पीपल, लाइफ, वो जो पूरा एजेंडा है दैट हैज़ अगेन बीन डिस्कस्ड हियर। तो अगर ऐसा आ जाए कि भाई ये एजेंडा रिलीज कब हुआ था, या फिर ये एजेंडा डिसाइड कब हुआ था, सो इट वॉज डिसाइडेड द एजेंडा अराउंड लाइफ एंड लाइवलीहुड, या फिर द शर्मल शेख एजेंडा, सो इट वॉज डिसाइडेड इन COP27, नॉट इन 28। यहाँ पे इसकी फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन रिपोर्ट आई है, ओके, क्लियर। फिर COP28 अराउंड क्लाइमेट एंड हेल्थ, UAE डिक्लेरेशन हुई है। COP28 ऑब्वियसली COP28 UAE में हुआ, तो UAE की डिक्लेरेशन होगी ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। ये क्लाइमेट हेल्थ दो चीज़ें मिला के, तो हेल्थ और क्लाइमेट की तो था ही है, तो वो UAE हो गया। तो UAE ने और WHO ने मिलके, UAE में हो रहा था क्लाइमेट का समिट और WHO हेल्थ वाला इंसान है, तो COP28 जो कि UAE में हो रहा था उसमें UAE डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ आया है विद WHO, सिंपल। ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसमें आपको जानना, कि इंडिया ने इसको साइन नहीं किया, इंडिया इज़ नॉट साइंड इट, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्लाइमेट एंड हेल्थ पे जो चीज़ हुई है उसको इंडिया ने अभी साइन नहीं किया है, ओके। देन ये बाकी कुछ डिक्लेरेशंस के नाम है, जैसे COP28 UAE डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट रिलीफ, है ना, फिर रिलीफ, रिकवरी, पीस, एडॉप्शन ऑफ ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन, UAE फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस। तो ये सब चीज़ें हैं, बट ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली आपसे कोई नहीं पूछेगा कि इनमें से क्या क्या रिलीज़ हुआ या फिर क्या 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 हुआ। कुछ चीज़ें पहली बार रिलीज़ होती हैं, कुछ चीज़ें पहली बार पब्लिश होती हैं, कुछ चीज़ें पहली बार डिसाइड होती हैं, कुछ एजेंडाज पहली बार डिसाइड होते हैं, सो इट इज़ वेरी टफ टू कैटेगराइज नेम्स टू इट, सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन, देयर इज बीन अ कमिटमेंट, तो वही पेरिस एग्रीमेंट में कमिटमेंट आया था ऑन एडेप्टेशन 7.1, कई बार पढ़ते हैं हम ये, है ना, पेरिस क्लाइमेट डील आर्टिकल 7.1, ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन, वर्ल्ड की एडेप्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, रेजिलियंस बेटर करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से वल्नरेबल कितने हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए। सो द 7.1 आर्टिकल ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, यू टू रिमेंबर दिस, ठीक है।
डन। ओके फिर इंक्लूसिविटी की बात कुछ नहीं है, इंक्लूसिविटी में वही है कि हम इसमें यूथ को जोड़ लेंगे, women को जोड़ लेंगे, वो सब चीज़ें हैं, तो इंक्लूसिविटी इज जस्ट अराउंड दैट। सो देर इज अ COP28 जेंडर रिस्पॉन्सिव ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन पार्टनरशिप। बट अगेन ये क्यों नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसके अराउंड ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, और अगर पूछा जाए तो याद रखना है ना कि इसमें जेंडर रिस्पॉन्सिव है, वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर रिस्पॉन्सिव जस्ट ट्रांजिशन। जस्ट ट्रांजिशन क्या होता है कि हम ट्रांजिशन कर रहे हैं हमारा, है ना, क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग वी आर ट्रांजिशनिंग, इंडस्ट्री का ट्रांजिशन, जॉब्स का ट्रांजिशन, कुछ भी ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। तो उसमें यूथ वाला एंगल भी है कि हम यूथ को क्लाइमेट चैंपियन के रूप में अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो वाला एंगल भी यहाँ पे आ जाता है। आई होप यू रिमेंबर दिस, ठीक है। व्हाट आर द रिपोर्ट्स रिलीज्ड? फर्स्ट देयर इज अ रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। किसने दिया है? इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ने ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है। इसमें रिपोर्ट में क्या क्या है अंदर वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए मेरे हिसाब से। द की फाइंडिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इज दैट यू जस्ट नो किसने दिया है। सो देयर इज अ रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, दिस इज गिवन बाय इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। बस इंडिपेंडेंट हाई लेवल, तो ये क्यों याद रखना है? क्योंकि वो ऐसे बोलेगा UNFCCC ने दिया है, UNEP ने दिया है, नहीं, देयर इज दिस इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप, उसने दिया है। देन देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड एन आयोन मीथेन, तो ये दिया है IMEO ने, तो नाम से पता चल जाएगा इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी, तो ऑब्जर्व कर रहा है, वो आई रख रहा है मीथेन पे, है ना, मीथेन एमिशन की ऑब्जर्वेटरी है, तो मीथेन पे आई रखेगी भाई, सही बात है। वैसे दूसरों पे ज़्यादा आग रखनी नहीं चाहिए, बट ठीक है मीथेन पे रख सकते हैं अगर मीथेन बुरा नहीं मानता है तो। फिर UNFCCC 1992 अर्थ समिट साइन हुआ था, सब हमको पता ही है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, 2015 में पेरिस एग्रीमेंट आया, 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, ये तो नॉर्मल है। देन देयर इज एन इनिशिएटिव, देयर आर सम इनिशिएटिव्स, फॉर एग्जांपल मोमेंटम फॉर चेंज। अभी देखो ये छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। जैसे मोमेंटम फॉर चेंज है, UPSC ने पूछ लिया था, अब मोमेंटम फॉर चेंज किसके अंडर था, कौन लेके आया था? UNFCCC। देन फॉर एग्जांपल दिस क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, अब ये कौन लेके आया? इंडिविजुअल कंपनीज, गवर्नमेंट सब मिलके लेके आई है, टू अचीव व्हाट? क्लाइमेट न्यूट्रलिटी, क्लाइमेट न्यूट्रल, क्लाइमेट न्यूट्रलिटी। अब वो कैसे अचीव करेंगे, इसमें तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, एमिशन रिड्यूस करना है, ऑफसेट करना है, क्लाइमेट फुटप्रिंट को कम करना है, उसको मेजर करना है, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हु ब्रॉट इट। मैं बोल रहा हूँ ना, मोमेंटम फॉर चेंज भी जब UPSC ने पूछा तो इट डिडंट गो इनटू डिटेल एंड आस्क ना ये क्या है, रेदर बता देगा खुद से कि सुनो सुनो मोमेंटम फॉर चेंज ना ये इस चीज़ के बारे में लंबे से लाइन लिख देगा ताकि टाइम वेस्ट हो लोगों का, एंड देन इट विल से कि बताओ इसमें से कौन लेके आया, UNEP लेके आया, WMO लेके आया, WHO लेके आया, UNFCCC लेके आया। तो दैट इज वाई दी स्मॉल थिंग्स मैटर, इसलिए इन नोट्स को कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया है ताकि ये चीज़ आपके मिस ना हो जाए। उनको आप 4-5 बार देख लोगे ना, आंखों के सामने से निकल जाएगी, लेक्चर के बाद देख लोगे थोड़ा सा, यू आर सॉर्टेड, ठीक है। ओके UNFCCC आपकी कौन कौन सी रिपोर्ट्स देता है? जैसे सबसे पहले क्या देते हैं? ग्लोबल स्टॉक टेक टेक्निकल सिंथेसिस, ग्लोबल स्टॉक टेक टेक्निकल सिंथेसिस। ओके व्हाट इज दिस? इट इज अ प्रोसेस फॉर कंट्रीज टू सी वेदर दे आर कलेक्टिवली वर्किंग और मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स मीटिंग द पेरिस गोल्स। तो पेरिस गोल्स की स्टॉक टेकिंग करनी है, ग्लोबल स्टॉक टेकिंग करनी है पेरिस गोल्स की। पेरिस क्लाइमेट डील में, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो गोल्स डिसाइड हुए थे उनका स्टॉक टेकिंग तो करना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा ना कि पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि बस गोल बनाए और भूल गए, है ना। प्रिपरेशन थोड़ी है UPSC की गोल बनाए भूल गए, तो सीरियस मैटर है ना। तो हर 5 साल में दे विल बी अ ग्लोबल स्टॉक टेकिंग, तो ये कौन निकालेगा लास्ट में? ऑब्वियसली UNFCCC निकालेगा, ठीक है। अब इसकी देखो जैसे 8 स्टेप्स है इस पूरे ग्लोबल स्टॉक टेकिंग के, ये आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बिल्कुल नहीं पूछेगा UPSC आपसे ये कि कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। आपको पढ़ना है, एक बार यहाँ से पढ़ लेना, बट UPSC पूछेगा नहीं, सो दैट इज अप टू यू। देन द पेरिस एग्रीमेंट सिंथेसिस रिपोर्ट, ये भी UNFCCC निकालता है। तो एक तो बात क्लियर रख लो, पेरिस एग्रीमेंट के आसपास ज़्यादातर चीज़ें कौन करेगा? UNFCCC, ठीक है। वो ग्लोबल स्टॉक टेकिंग भी पेरिस एग्रीमेंट की वजह से ही थी, ये सिंथेसिस रिपोर्ट भी उसी की वजह से है, तो UNFCCC निकालेगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग द लेटेस्ट NDCs, और इसमें वही सब चीज़ें हैं कि भाई कितना एमिशन है, कितना बढ़ गया है, कितना कम हो गया, ऑल ऑफ दैट, बट दैट इज़ अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट यही है कि ये चीज़ कौन निकालता है, क्या करता है। सो रिमेंबर दीज थिंग्स कि UNFCCC बहुत कौन कौन सी ऐसे एनवायरमेंट अराउंड की चीज़ें कर रहा है। डन, चले। इनिशिएटिव्स इन द COP28, तो जो हुआ उसमें क्या क्या इनिशिएटिव हुआ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? देखो बहुत सारी चीज़ें इसमें नाम से क्लियर हो जाएंगी, अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी क्लियर जस्ट बाय द रीडिंग द नेम ऑफ इट।
फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, तो ग्लोबली ग्रीन क्रेडिट देना लेना उसका इनिशिएटिव है, सिंपल है ना। इंपॉर्टेंट इसमें क्या रहेगा कि इंडिया उसका सिग्नेटरी है, उसका पार्ट है नहीं है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वहां पे ट्रैप करेगा यूपीएससी। ओके, सो ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव बाय इंडिया, तो बाय इंडिया है तो इंडिया तो है ही उसका पार्ट। अब जैसे मैंने बोला है ना, ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर, एक सेकंड को मार्क कर देते हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर नेचर इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, डायलॉग, कोलैबोरेशन, एक्सचेंज, ये वो क्या फीचर्स होंगे, ग्लोबल क्रेडिट सिस्टम होगा, लोग आपस में ले सकेंगे क्रेडिट, फुल्ली डिजिटल होगा, ट्रेडेबल होगा, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी होगी इसमें, ग्रीन क्रेडिट पोर्टल होगा फॉर अ रिपोजिटरी डॉक्यूमेंटिंग प्लांटेशंस एंड एनवायरमेंट प्रोजेक्ट्स, राइट, इट विल बी अलाइन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। बट ये सब बिल्कुल कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ये इंडिया का है, COP28 में आया है, ठीक, नाम से बाकी पता चल जाएगा। बाकी इसके अराउंड जो भी अगर स्टेटमेंट आ भी जाते हैं, यू कैन ईजिली डू देम विद द नेम एंड ऑल्सो विद द एप्टीट्यूड ऑफ कोर्स, ठीक है भाई। देन देर इज अनदर थिंग, ग्लोबल रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज, कि भाई हमें रिन्यूएबल कितना बढ़ाना है, एनर्जी को कितना एफिशिएंट करना है। अब इंडिया ने ये प्लेज नहीं ली है ना, इंडिया में हम लोग कसमें वादे नहीं खाते ज़्यादा, नहीं खाते तो हैं, इंडिया ने नहीं खाया, इंडिया डिडंट टेक दिस प्लेज, ओके, व्हाई, बिकॉज इंडिया ऑलरेडी सेज दैट वी आर ऑलरेडी डूइंग सो मच ऑन द लेवल्स ऑफ रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी कि तुम प्लेज दोगे, हमारी वो प्लेज ऑलरेडी पूरी है ना। तो हम क्यों कसम खाएं, इतनी ऐसे बोलते ना, इतनी छोटी सी बात पे कसम खाऊं मैं, सो इट इज़ लाइक दैट। सो सी दैट इज द सेम थिंग ना, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 3 टाइम्स बढ़ाना है, एनर्जी एफिशिएंसी को 2 टाइम बढ़ाना है ना, इंडिया इज लाइक किड्स, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर देयर इज अ ग्लोबल कूलिंग प्लेज, अब इंडिया वापस बोलेगा हमारा तो कूलिंग एक्शन प्लान ऑलरेडी चल रहा है भाई, इतना बढ़िया चल रहा है, हम क्यों कसम खाएं। तो ना कूलिंग प्लेज की कसम खाएंगे हम, ना ऊपर वाली प्लेज की कसम खाएंगे, रिन्यूएबल एफिशिएंसी वाली की। तो इंडिया अगेन डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस। इसमें भी वही है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, सस्टेनेबल कूलिंग रखनी है, कूलिंग एमिशंस कम करने हैं। ऑल्सो नाउ देयर इज अ कूल कोalition रिपोर्ट, ओके, रिमेंबर दिस, देयर इज अ कूल कोalition रिपोर्ट। हाँ, ये मतलब ऐसे याद रख सकते हो आप, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी मेक इट क्लियर फॉर यू। या सो दिस कूल कोalition रिपोर्ट, दिस इज बाय UNEP, है ना, तो ये याद रख लेना, कूल कोalition रिपोर्ट इज बाय UNEP, ओके। ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023, कीपिंग इट चिल पिल ब्रो, बट इंपॉर्टेंट ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तो मैच कर ही लोगे, अगर कूल कोalition के साथ कूलिंग भी आ जाता है तो उतना तो दिख ही रहा है। हाँ, ये वाला ठीक है, ये वाला याद रखना, इंडिया इज़ नॉट ए सिग्नेटरी। देन ये वाला याद रखना, इंडिया इज़ नॉट ए सिग्नेटरी, ठीक है। देन नेक्स्ट, फॉसिल फ्यूल ऑयल एंड गैस डी कार्बनाइजेशन चार्टर, है ना। तो अब ये है जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह ने आपका मिलके किया है। तो इसमें अगेन वो बोल देगा कि इंडियन गवर्नमेंट इज़ अ पार्टी टू इट, या फिर ये फिर नहीं, अपने को क्या याद रखना है, नहीं भाई इसमें गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, दिस इज़ मोर रिगार्डिंग प्राइवेट, ओके, चार्टर टाइप की चीज़ें प्राइवेट कर रहा है। चार्टर प्लेन कौन चलाते हैं, प्राइवेट लोग। फिर ग्लोबल डीकार्बनाइजेशन एक्सेलरेटर, ये लॉन्च हुआ रिसेंटली एट द वर्ल्ड एक्शन समिट, नाम से पता चल रहा है यार, डीकार्बनाइजेशन को तेज़ करना है। अब इसके बाद क्यों पढ़ना है आपको कुछ भी, जो भी चीज़ एनवायरनमेंट के फ़ायदे की होगी वो इसमें आ जाएगी। स्केलिंग एनर्जी सिस्टम्स को बेटर करना है, डिकार्बनाइजिंग अदर थिंग्स जो आज चल रही हैं, नॉन CO2 GHGs जो है उनको टारगेट करो, तो अल्टीमेटली डीकार्बनाइज करो फटाफट से, तेज़ी से। एंड दिस हैपन एट द वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट, क्लियर। देन नेक्स्ट अप वी हैव अफ्रीका ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव। अफ्रीका ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव, नाम से पता चल रहा है अफ्रीका में हो रहा होगा ग्रीन तरह की इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। देन G7 तो ऑब्वियसली है ना, अफ्रीका में चल रहा है, इंडिया क्या करेगा यहाँ पे, कुछ नहीं करेगा। G7 क्लाइमेट क्लब, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है, मैंने कर रखा है इंडिया नहीं है क्रॉस। हु इज़ लीडिंग दिस G7 क्लाइमेट क्लब, इट इज़ जर्मनी एंड चिले, चाइल जो भी आप बोलते हो, ठीक है। 36 मेंबर इसमें, देयर आर 36 मेंबर्स, इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू इट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू द G7 क्लाइमेट क्लब। यू कैन रिमेंबर इस तरीके से भी कि भाई G7 का इंडिया पार्ट नहीं है तो इधर भी पार्ट नहीं है, ओके, बट 36 मेंबर्स हैं यहाँ पे, तो ऐसे बोल सकता है कि ओनली द G7 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द G7 क्लाइमेट क्लब, नो, ओके। देन वी हैव अ अलाइड क्लाइमेट पार्टनर प्लेटफॉर्म,
तो एलाइड है ना, सब एलाई साथ में आके एलाई का काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो फिलेंथ्रोपिक है। तो इसमें कोई गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है। इसीलिए मैंने बोला ना, ये चीज़ अब इसके ऊपर इतना लंबा वो दे रखा है 365 में, इतना ज़्यादा कि कौन कौन से फंड, मतलब नाम तक दे दिया कि किस किसने इसमें पैसा डाला है, क्यों है वो, क्या करोगे उसका, इतना याद रखो, बहुत है, बहुत, मोर देन इनफ। देन देयर इज़ अ एल्टेरा फंड बाय यूएई, ठीक है, $30 बिलियन का क्लाइमेट फंड है ये। और तो यहाँ पे याद रखना है आपको, यूएई का है ये। और दूसरा $30 बिलियन भी याद रख सकते हो इफ़ यू वांट टू। ओके, या मैं इनको ना मार्क नहीं कर रहा हूँ, तो मतलब भूल मत जाना, मैं कभी कभी ये मार्क करना भूल रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं उसको काट दूंगा। ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि एल्टेरा फंड है तो वो किस चीज़ के लिए है, कहाँ का है। तो इट इज़ अ क्लाइमेट फंड, इट इज़ इन द यूएई, इट इज़ बाय द यूएई, ठीक है। ऑब्वियसली इसका काम क्या है कि ग्लोबली किस तरीके से और ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए और ज़्यादा पैसा मोबिलाइज किया जाए। ओके, इंडिया ने क्या किया सीओपी में, सबसे पहली चीज़ की है इंडिया ने लीड आईटी 2.0 लॉन्च किया है। सो व्हाट इज़ आईटी हियर, आईटी इज़ इंडस्ट्री ट्रांजिशन। तो इंडिया ने लीड आईटी लॉन्च किया था यूएन कैन 2019 में, ठीक है। व्हाट इज दिस, यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट, यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था 2019 में, वहाँ इंडिया ने लीड आईटी लॉन्च किया था। नाउ इंडिया हैज लॉन्च द लीड आईटी 2.0, ओके, एंड इसमें स्वीडन भी पार्टी है। सो व्हेन द लीड आईटी केम, इंडिया एंड स्वीडन डिड इट, ओके। इंडस्ट्री ट्रांजिशन, मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना, ट्रांजिशनिंग टू मेक इट मोर क्लाइमेट सस्टेनेबल, क्लाइमेट रेजिलियंट, क्लाइमेट रेडी एंड ऑल ऑफ दैट। तो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर लो कार्बन टेक्नोलॉजी। फिर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो भी हमने पीछे देखा था, उसको को होस्ट किया इंडिया ने। इंडिया पार्टिसिपेट इन द मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, तो अगर पार्टिसिपेट करे तो इंडिया मेंबर भी है। मैंग्रोव्स पे तो हमारा ध्यान भी है, फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ मिस्टी स्कीम, है ना, तो इंडिया का तो ध्यान भी है मैंग्रोव्स पे, तो इंडिया उसका पार्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इंडिया को। देन देयर इज अ ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है देखो, द नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा साइन एन एमओयू विद द मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन इनिशिएटिव, MRCTI इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने MRCTI के साथ एमओयू साइन किया टू स्ट्रेंथन 267 ग्लोबल रिवर सिटीज, ओके। एंड दिस रिवर सिटी अलायंस इज currently jointly run by the Ministry of Jal Shakti and the Ministry of Housing and Urban Affairs. Okay. The secretarial role for the River City Alliance is done by obviously the NMCG. इंडिया में तो NMCG है, तो NMCG देखो, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति NMCG दे देगा, महुआ क्या दे देगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। दोनों साथ में मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे, सेक्रेटरीट रोल पे कर लेंगे, GRCA को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति विद द हेल्प ऑफ लाइक मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से NMCG, महुआ से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर अर्बन अफेयर्स, ओके, मार्क कर देता हूँ इसको। इन्होंने मिलके साथ में दे आर लीडिंग द ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस इन इंडिया, एंड ऑब्वियसली द NMCG साइंड द MOU विद द मिसिसिपी रिवर सिटी अलायंस, ओके। फिर NDCs तो पता ही आपको ना, नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। इंडिया ने सबसे पहले कब पब्लिश किया, 2015 में। कब अपडेट किया, 2022 में। हर 5 साल सबमिट करना है टू UNFCCC कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके लिए NDCs हम दे रहे हैं। इंडिया ने अपने जितने NDCs दिए थे उनमें से टू आउट ऑफ द ऑल द NDCs वेल बिफोर टाइमलाइन, इवन बिफोर द टाइमलाइन इंडिया हैज अचीव्ड देम, ओके। विच वन, फर्स्ट वन वॉज द रिड्यूसिंग ऑफ एमिशन इंटेंसिटी पर GDP, तो इंडिया हैज अचीव्ड इट। देन इलेक्ट्रिक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 40% होनी चाहिए, मतलब टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जितनी एनर्जी की उसका 40% शुड बी थ्रू नॉन फॉसिल सोर्सेज। तो इंडिया हैज अचीव्ड इट लाइक पहले ही, काफ़ी पहले, 2030 तक करना था, बट इंडिया लाइक हम तो चैम्प लोग हैं भाई। देन देयर इज दिस पंचामृत इन COP26 ग्लासगो। तो अभी हमने पढ़ा ना COP27, COP28, COP29 इस साल होगा, 28 पिछले साल हुआ दुबई में, उससे पहले 27 शर्म शेख में हुआ, उससे पहले जो हुआ था COP26, समझ रहे हो, वो हुआ था ग्लासगो में। अब ग्लासगो वाला जो समिट है वो एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जाना माना जाता है, इट इज़ फॉर इट्स पंचामृत, इंडिया गिव द पंचामृत गोल्स। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि UPSC ने ग्लासगो समिट पे 2 क्वेश्चन पूछे थे मेंस में, एक ही पेपर के अंदर, एंड उनमें से एक क्वेश्चन में द पंचामृत वर डायरेक्टली आस्क्ड, डायरेक्टली, ओके। सो
मैं बोल देता है सिर्फ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट नहीं, मेरे को लगता है कि ये एक चीज़ ऐसी है जो प्रीलिम्स के लिए पढ़नी चाहिए। तो व्हाट आर द पंचामृत गोल्स ऑफ इंडिया? फर्स्ट इज, पंचामृत नाम से समझ में आ रहा है, पंचामृत, ओके। फर्स्ट इज 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी बाय 2030। 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी है, नॉन फॉसिल से जो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं वो 2030 तक 500 गीगावाट होनी चाहिए। 50% फ्रॉम रीन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। जितनी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसमें से 50% जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी से फुलफिल हो रही हो। देन रिडक्शन ऑफ टोटल कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन। ओके, ये याद करने की चीज़ है, देखो इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। नॉन फॉसिल एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए? 500 गीगावाट। टोटल जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसमें से रीन्यूएबल से कितनी आनी चाहिए? 50%। टोटल कार्बन एमिशन कितना रिड्यूस करना है? 1 बिलियन टन। टोटल कार्बन इंटेंसिटी कितनी रिड्यूस करनी है भाई? 45%। और नेट ज़ीरो एमिशन कब तक हो जाना है भाई? 2070। बात समझ आ गई? ये 5 आपके पंचामृत के गोल्स हैं। ओके, देन ये तो पंचामृत वाली चीज़ अलग हो गई। फिर इंडिया के एनडीसीज हमने देख लिए थे, 2015 में आए थे। अब ये एनडीसीज अपडेट होकर 2022 में आए हैं। तो आई डोंट थिंक यूपीएससी डायरेक्टली गोइंग टू आस्क यू द अपडेटेड एनडीसीज, बट स्टिल मतलब वही है कि फोमो ना हो जाए, इसलिए बढ़ा देता हूँ। तो अपडेटेड टारगेट्स क्या हैं? एमिशन इंटेंसिटी पहले 33% से रिड्यूस करनी थी, अभी 45% तक करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है नॉन फॉसिल से वो 40% तक होनी चाहिए थी, ऊपर पड़ा था ना हमने। अब हम बोल रहे हैं कि हम 50% तक कर लेंगे, ऑलरेडी हम 44% पे बैठे हैं। कार्बन सिंक ये वाला सेम रहा, तो देखो 2 अचीव कर लिए थे ये दोनों, इनमें अपडेट्स कर दिए गवर्नमेंट ने। ये वाला भी अचीव करना बनता है तीसरा, इसमें कोई अपडेट नहीं किया, ये सेम टू सेम है। 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट का हम कार्बन सिंक बनाएंगे। कार्बन सिंक समझते हो ना? कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, इनिशिएटिव, वर्क जो कार्बन को एब्जॉर्ब कर ले, वो कार्बन सिंक है। तो इंडिया हैज़ टू क्रिएट नियरली 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन सिंक जो 3 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट को एब्जॉर्ब कर सके, उसमें हम सिंक कर सकें, उसको डुबा सकें, डुबा के मार दें कार्बन को। ओके, डन। देन देयर इज अ UN कमिटी ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। उसने गाइडेंस इशू किया है ऑन चिल्ड्रन राइट्स, ठीक है। द UN कमिटी ऑन राइट्स, चिल्ड्रन राइट, उसने कुछ इशू किया है कि भाई चाइल्ड राइट और एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, उसको कैसे देखना है। इसका ऑफिशियल नेम क्या है? जनरल कमेंट नंबर 26। तो ये याद रखना, अगर ऐसे डायरेक्टली आ ही जाता है, व्हाट इज दिस टर्म ऑफन सीन इन न्यूज़, जनरल कमेंट नंबर 26। जैसे एक बार ILO की कन्वेंशन पूछ रही थी शायद 2018 में, 18 या 19 में, डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट इट आज द कन्वेंशंस ऑफ ILO नंबरिंग के साथ। ओके, सो हेयर ऑल्सो टू रिमेंबर दिस अ बिट। जनरल कमेंट नंबर 26, it is related to child and environment. Okay, triple planetary crisis, climate emergency, collapse of biodiversity, not all of this is important. ये means के लिए बहुत बढ़िया है लिखने के लिए कि there is a triple planetary crisis going on in the world। ये means में लिखने के लिए बहुत बढ़िया है, इसको मार्क करके छोड़ देते हैं, इस पर लिख भी देते हैं means, ठीक है। फिर ये जो UNCRC हम पढ़ रहे थे ना, द चाइल्ड राइट वाला, ये अडॉप्ट बहुत पहले हो गया था और इंडिया इसको रेटिफाई कर दिया है, तो इंडिया इज ऑलरेडी लाइक अ पार्टी टू इट। तो इसलिए अपने को इसके अगेंस्ट ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। UNCRC इंडिया रेटिफाइड, इंडिया इज ऑलरेडी रेटिफाइड, इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ इट। व्हाट आर अदर इनिशिएटिव्स? सीधा सीधा देख लो कौन क्या क्या लेके आता है। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच, WMO। फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन, इकोनॉमिक फोरम प्लस US गवर्नमेंट। मेजर इकोनॉमिक्स फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट, USA। ठीक है, मार्क कर दूं? वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है बट स्टिल। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच, WMO। फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन, WF एंड द US गवर्नमेंट। मेजर इकोनॉमीज फोरम, USA। वही आपका है ना, ठीक है, क्लियर। देन इसके बारे में दे रखा है कि व्हाट इज द मेजर इकोनॉमीज फोरम, तो इसमें 20 मेजर इकोनॉमी साथ में आके काम करती है एंड इट इंक्लूड्स इंडिया। ओके,
Then we have an INECT partnership enhancing nature-based solutions for accelerated climate transformation, and India is not a party to the INECT partnership. ठीक है, there is an INECT partnership and India is not a party to the INECT partnership for enhancing nature-based solutions. कौन देते हैं INECT partnership? जर्मनी, इजिप्ट, ये सब मिलके करते हैं. हमने पहले भी देखा था एक चीज़, इंडिया वॉज नॉट अ पार्टी टू इट, है ना. उसमें शायद जर्मनी का इन्वॉल्वमेंट था ना, जर्मनी चिले ऐसा कुछ का इन्वॉल्वमेंट था. हाँ देखो ये रहा, G7 क्लाइमेट क्लब led by Germany and Chile. India is not a party to it. यहाँ पे भी INECT partnership led by Germany along with Egypt. India is not a party to it. Global Research Alliance. India is not a party to it. ठीक है. Kampala Declaration. Kampala Declaration is around a lot of things. इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस्ड है. बट अगेन Kampala Declaration किस रीजन से एसोसिएटेड है? तो जैसे नाम से दिख जाएगा, Kampala Declaration इज अराउंड कंपाला, अफ्रीका. तो दिस इज फुल्ली अफ्रीका, है ना. सारे अफ्रीका नेशंस मोस्टली साथ में आके उन्होंने बोला है कि हम ये काम करेंगे, डेजर्टिफिकेशन कम करेंगे, लैंड डिग्रेडेशन कम करेंगे. वहाँ पे तो होती भी बहुत ज़्यादा है ना, बिकॉज ऑफ द डेजर्ट एंड एवरीथिंग. ओके, देन दिस इज अनदर इनिशिएटिव. ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर. सो ये UNDP निकालता है, इंडिया में इसने नबार्ड के साथ मिलकर निकाला है. तो याद रखना, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है ना, नबार्ड. डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, याद रखना है ये, UNDP प्लस नाबार्ड. फिर कोल कोएलिशन, UNEP. इंडिया भी इसका पार्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली सोलर डाइंस वाला हमारा इसमें पार्ट है. कूल कोएलिशन का तो जो मैंने पीछे भी बताया था ना, ये देखो वही है शायद. कूल कोएलिशन का पीछे भी डिस्कस हुआ था ना, खैर हुआ था. ओह, बैटरी लो मोड में चली गई है. खैर, देन FAO एक्शन प्लान ऑन एग्री फूड. तो हमें पता ही है कि ज़्यादातर चीज़ें अराउंड एग्रीकल्चर, फूड, ये सब चीज़ें FAO देखता है. CCPI 2024 जर्मन वॉच. CCPI 2024 कौन लेके आता है, क्या है पता है ना आपको? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI कौन लेके आता है? जर्मन वॉच. इंडिया ने थोड़ा थोड़ा इंप्रूव किया है इसमें. 4 पैरामीटर्स होते हैं इसमें, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी यूज और क्लाइमेट पॉलिसी. ओके, देन if you move ahead, then we have the Nairobi Declaration. Again, related to Africa, just related to Africa. There was an African climate summit held, and at the end of it, there was an annual climate pledge that was taken, and then we looked at the area and everything. So it's Nairobi Declaration will happen in Africa. So it is related to Africa. Okay, then let's move to the next thing. Next is the Addis Ababa Declaration. Again, Africa. Simple, direct, ज़्यादा कुछ याद रखना है. Then we have C40. Now, C40 is Bangalore Climate Action Plan. So this we will remember. ठीक है, C40 cities है, उसमें दिल्ली का भी शायद सिटी ऑफ लेक प्रोजेक्ट आता है. एंड नाउ आई गेस देयर आर, हाँ, इंडिया C40 में से 6 सिटीज़ है. इसमें लिखा भी शायद प्रोबेबली होगा, एक सेकंड रुको. हाँ, ये रहा. सो 6 इंडियन सिटीज़, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद आर पार्ट ऑफ द C40 सिटीज़ ऑफ द क्लाइमेट एक्शन प्लान. ठीक है. ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बाय WMO. ठीक है जी, ये भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है. ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटर कर रहे हैं हम, तो कौन मॉनिटर कर रहा है? इट इज़ मॉनिटर बाय द WMO. ओके, मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन. कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, सबको पता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर लेके आती है ये. कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, नाम से समझ में आ रहा है. मैंने बोला कि मैं एक कंपनी A हूँ, मैं 10 किलो कार्बन रिड्यूस करूँगा, और कंपनी B ने बोला कि मैं भी 10 किलो कार्बन रिड्यूस करूँगा. तो जो कंपनी A है वो 8 ही kg कर पाई, और कंपनी B ने कर लिया 12 kg. तो कंपनी A जाएगी कंपनी B के पास, सुनो भैया मुझे अपना 2 kg दे दो. तो वो 2 kg कैसे दे दे, वो तो कार्बन रिड्यूस हो गया. तो उसके लिए व्हाट द गवर्नमेंट डिड इज कम अप विद द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम.
Okay, done. Then what are the highlights of the carbon credit trading scheme? इंडियन लाइक इसमें देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें, अगैन इट विल नॉट बी आस्क्ड टू यू कि क्या है क्या नहीं है. जैसे नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है, इसमें ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एडमिनिस्टर करेगा कार्बन मार्केट को, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया का इसमें पार्टिसिपेशन होगा. बट माई पॉइंट इज दैट दीज थिंग्स विल रेयरली बी आस्क्ड, सो डोंट हैव टू लाइक लूज स्लीप ओवर दीज थिंग्स. फिर नेक्स्ट आता है आपका व्हाट आर द अच्छा, इसी में रिफॉर्म्स वगैरह दे रखा है. मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने क्या रिफॉर्म्स किया है रिसेंटली टू मेक इट बेटर एंड एवरीथिंग. सो बीई जो है, जो इंडिया में मतलब अच्छा काम भी कर रही है, वो रजिस्टर करेगा प्रोजेक्ट को, वो उसको देखेगा. दिस इंटायर क्रेडिट प्रोग्राम है ना, बीई विल नाउ लुक आफ्टर दिस. बट अगेन द पॉइंट इज दैट नॉट इम्पॉर्टेंट. फॉर एग्जाम कार्बन मार्केट आपको पता ही है, 1 ट्रेडेबल कार्बन क्रेडिट इक्वल्स 1 टन ऑफ CO2 पर इक्वलेंट अमाउंट ऑफ अ डिफरेंट ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस, सिक्वेस्टर्ड, अवॉइडेड. कब आए थे? क्योटो प्रोटोकॉल 1997, इंट्रोड्यूस्ड बाय क्योटो 1997. एंड कार्बन ट्रेडिंग फिर उसके बाद चलती है. कार्बन मार्केट का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया क्या सबको? फिर नेशनल कार्बन रजिस्ट्री UNDP, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टू मैनेज डेटा. नेशनल कार्बन रजिस्ट्री, अभी देखो यार इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ. नेशनल कार्बन रजिस्ट्री है, उसमें सब बताएंगे आके कि हमने कितना, हर नेशन आके डालेगा कि हमारे यहाँ पे कितना चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है. उसको आप मतलब उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, उसमें कार्बन मार्केट डेवलप कर सकते हो, पेरिस एग्रीमेंट को फुलफिल कर सकते हो, ये सब चीज़ें हैं. तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरी लिमिटेशन है ये. डिस्पाइट ट्राइंग माई बेस्ट एंड डिस्पाइट बीइंग गुड एट एक्सप्लेनेशन, मुझे लगता है ऐसा, बाकी आप लोग डिनाई कर सकते हैं. कुछ चीज़ ऐसी जब को रटवा ही सकता हूँ मैं. सो नेशनल कार्बन रजिस्ट्री, और लाइक मेरा प्लान है भी टू मेक यू रिवाइज द एंटायर थिंग. ओके, मेरा प्लान है टू मेक यू रिवाइज द एंटायर GS इन अ वेरी फास्ट पेस मैनर, टू मेक यू रिवाइज द एंटायर CSAT थिंग, टू मेक यू रिवाइज एंटायर PYQs एंड टू मेक यू रिवाइज एंटायर करंट अफेयर. वो कैसे कब क्या होगा उसका डिस्कशन होगा, उसको बताऊंगा मैं. बट फॉर द टाइम बिंग ये समझो कि वो होगा. देन मिशन लाइफ, यार ये बहुत वही ग्लासगो वगैरह के टाइम पे आया था ये. सॉरी, एक सेकंड देना है, पानी पी लूँगा ना. हाँ सॉरी, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट मिशन लाइफ. तो इसके रिगार्डिंग एक मेरी लाइफ ऐप लेके आई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट. अब अगेन है ना, मेरी लाइफ पूछ लेगा तो अब आपको लाइफ तो है ही ना उसमें, तो बस ठीक है, इतना याद रखना, मेरी लाइफ इज़ विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट. ओके, मिशन लाइफ मतलब ऐसे गवर्नमेंट का काफ़ी फेमस इनिशिएटिव है ना, तो इसलिए उसके अराउंड क्या पता, मतलब कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लें. तो वो यंगस्टर्स को बोल रहे हैं कि पार्टिसिपेट करो, उनको एम्पावर कर रहे हैं काम करने के लिए, इसमें लाइफ रिलेटेड टास्क दे रहे हैं, है ना. फिर मतलब यही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. मिशन लाइफ आपको पता ही है, इंडिया कब लेके आया था, मैंने बताया आपको, COP26 2021 में हुआ था वो. नोडल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट. ओके ठीक है, दे दिया वो सब. फिर इसमें 7 थीम्स हैं. तो अगेन ये थीम्स नहीं पूछे जाएंगे, बट बहुत जनरल है. देखो, एनर्जी बचाओ, वाटर बचाओ, सिंगल यूज प्लास्टिक हटाओ, वेस्ट कम करो, सस्टेनेबल फूड प्रैक्टिसेस लेके आओ, हेल्दी लाइफ स्टाइल जियो, ई वेस्ट रिड्यूस करो. खत्म बात, बहुत सिंपल, डायरेक्ट देखोगे मिल जाएगा, है ना. लाइफ में जो चीज़ें मैंने क्रिकेट कर सकें वैसी चीज़ें हैं इसमें. फिर मेजरेबल इम्पैक्ट एटलीस्ट. फिर उसके बाद 1 बिलियन इंडियन सेट अदर ग्लोबल सिटीजन्स टू टेक पार्ट इन इट. 80% विलेजेस एंड लोकल बॉडीज एनवायरमेंट फ्रेंडली बन जाएंगी, इंडिविजुअल्स को नज करेगा ये, एंड ऑल ऑफ दैट. बट अगैन सी दिस इज़ टू, मतलब ये सब बहुत जेनेरिक चीज़ें होती हैं, है ना. तो ये सब रटनी नहीं होती, याद नहीं करनी होती, तो सिंपल डायरेक्ट चीज़ें देखोगे पढ़ोगे हो जाएगा. देन EIACP, what is EIACP? It is Environmental Information Awareness Capacity Building and Livelihood Program. बड़ी चीज़ है. And Ministry of Environment, life pledge of over 12 lakh people to conserve environment. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग, ये सब तो इंपॉर्टेंट है नहीं, मेरे को लगता है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है. दिस इज रिटर्न हियर बिकॉज अगर छोटी सी चीज़ से क्वेश्चन आ जाता है तो यू शुड नो. तो इसलिए हाँ, बस मतलब आपको देख के रखना है ये. अब वही है कि यूपीएससी मतलब पूछता तो कुछ भी बकवास पूछ सकता है, बट पॉइंट ये है कि थोड़ी बहुत चीज़ें देख के रखनी है छोटी सी. ओके, अंडरस्टूड. इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग, मेती. इलेक्ट्रॉनिक्स से मेती जोड़ लो, उतना ही बहुत है, उतना याद करना बहुत है. इंडिया को रिपेयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना है. चलो, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी पुराना भी है. दिस इज नॉट अ बिग डील. अभी बताओ, राइट टू रिपेयर पे इस चीज़ पे इतना ज़्यादा दे रखा है, इतना आधा पेज का दे रखा है,
मैं आपको बताता हूँ, मेती ने इस चीज़ पे प्रोजेक्ट लेके आई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग पे, और राइट टू रिपेयर का जो पोर्टल है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर का है। बस ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है और कुछ नहीं है इसमें। जो प्रोजेक्ट है अराउंड इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर्स, जो प्रोजेक्ट है अराउंड इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग वो मेती मिनिस्ट्री का है, और जो राइट टू रिपेयर का पोर्टल है वो कंज्यूमर अफेयर का है। बस दैट इज इट। चलो, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये यूरोपियन यूनियन का था वैसे इनिशियली, है ना। अभी इंडिया ने बोला है कि वी विल ऑल्सो टेक पार्ट इन इट, वी ऑल्सो हेल्प इंडस्ट्रीज एंड एवरीथिंग टू यूटिलाइज इट। क्यों आए, वाई डिड इट कम? टू पुट अ फेयर प्राइस ऑन कार्बन एमिटेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंटरिंग यूरोपियन यूनियन एंड टू एनकरेज नॉन यूरोपियन यूनियन नेशंस टू ब्रिंग क्लीनर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो देखो, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट है ना, बॉर्डर अगर क्रॉस करेगा आपका कार्बन तो उसका कुछ एडजस्टमेंट होगा। सो नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज कि अगर नॉन यूरोपियन कंट्रीज अच्छे से अपना काम नहीं कर रही हैं एंड दे आर लोडिंग थिंग्स विद कार्बन, द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज लोडेड विद कार्बन, सो इफ दे कम टू यूरोपियन यूनियन दे विल हैव टू पे अ प्राइस फॉर दैट. So it is to promote cleaner industrial production. And now India is saying that it will also utilize its green energy to help our industries deal with the issues of EU's issue, बोल रहा है कुछ भी बोल लो, fluctuations because of this CBAM mechanism of the EU. Okay, CBAM part of EU's Fit for 55 package. तो ये तो ठीक है ना, ये मैंने बताया था आपको, CBAM जो है वो आपका EU ही चला रहा है, ठीक. EU's target of reducing net greenhouse gas emissions by at least 55%, तो उसी का है ना फिट फॉर 55. बाकी भी कुछ कुछ चीज़ें, सोशल क्लाइमेट फंड, रिफॉर्मिंग एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, ऑल ऑफ दीज आर ऑल्सो अंडर EU. तो यू कैन जस्ट रिमेंबर द नेम, सोशल क्लाइमेट फंड, reforming emission trading system, these are also initiatives by the European Union. Then we have a Green Deal Industrial Plan again by EU. तो ये EU की चीज़ें याद रखना है. पहले यूपीएससी को बहुत ही ज़्यादा वो था इस चीज़ से ऑब्सेशन ना, हर साल एक क्वेश्चन यूरोपियन यूनियन पे पूछ ही लेता था, कई बार पूछा है. सो वॉट हैव टू रिमेंबर इज द बेसिक टर्मिनोलॉजीज. तो 4-5 चीज़ें पढ़ी हमने, दोबारा देख लेते हैं. कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, EU के रिलेटेड. फिर दूसरा क्या पढ़ा, सोशल क्लाइमेट फंड. तीसरा क्या पढ़ा, रिफॉर्मिंग एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम. एंड नाउ ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान. ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान डन. की फीचर्स वगैरह तो वही है, नेट जीरो इंडस्ट्री इन, मतलब कुछ भी ऐसे नेट जीरो बनाओ जो भी बनाना है. ओके, सो देयर इज अ नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट दैट द EU इज कमिंग अप विद, जिससे वो क्या करेगा ताकि ग्रीन प्रोजेक्ट्स को जल्दी जल्दी क्लियरेंस मिले. कुछ भी, एनीथिंग इज नेट जीरो दीज डेज. अपस्किलिंग रीस्किलिंग हो सके, एकेडमिक्स के नाम से समझ में आ रहा है. डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप. अब देखो अगेन वेरी सिंपल, डेट फॉर क्लाइमेट, नाम से पता चल रहा है ना. डेट फॉर क्लाइमेट, क्लाइमेट के बदले डेट. क्या पता चल रहा है इसके नाम से कि देखो, मान लो मैंने आपको कुछ लोन दिया है ना, 10 रुपये का लोन दिया. अब आप बोल रहे हो सर यार ये 10 रुपये ना मतलब हम वापस दें क्या, हमें दिक्कत हो रही है या फिर हम, तो मैं आपको बोलूँगा सुनो मेरी बात सुनो, मेरे को ना वापस मत दो, डोंट गिव दिस मनी बैक टू मी. इंस्टेड व्हाट यू डू इज इन्वेस्ट दीज 10 रुपीज़ इनटू योर बाइंग ऑफ स्टेशनरी, है ना, अपनी पढ़ाई कर लो इससे. पीपल वैसे 10 रुपये से क्या पढ़ाई करें, बट समझो बात को यार. तो इन्वेस्ट दीज 10 रुपीज़ इन बाइंग ऑफ समथिंग, बाइंग ऑफ पेंसिल, बाइंग ऑफ अ पेन दैट कैन हेल्प यू इन स्टडीइंग. तो वो है डेट फॉर क्लाइमेट, कि भाई मैंने तुम्हें डेट दिया, नाउ यू डोंट रीपे योर डेट टू मी, यू एज अ कंट्री डोंट रीपे योर डेट टू मी, इंस्टेड यू पुट इट इन योर ओन प्लेस फॉर क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स. सो डेट फॉर क्लाइमेट, ये स्वैपिंग, ठीक है, समझ में आ गया. अफ्रीका में काफ़ी बड़ा डेट फॉर नेचर स्वैप हुआ है $500 मिलियन का, ये यहाँ पे दे रखा है. फिर ये इसका मीनिंग दे रखा है, देखो, डेट एंड नेशन इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग टू मेक एक्सटर्नल डेट पेमेंट इन द फॉरेन करेंसी मेक्स पेमेंट इन द लोकल करेंसी टू फाइनेंस क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स डोमेस्टिकली एंड एग्रीड अपॉन टर्म्स. सिंपल, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इट इन सिंपलर टर्म्स. सबसे पहले 1980s में यूज हुआ था, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है. यूकेडोर बना वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट डेट स्वैप. इंडिया इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी सच डेट फॉर नेचर स्वैप टिल डेट. आज तक इंडिया इन्वॉल्व नहीं हुआ है, सो दिस पॉइंट बिकम इंपॉर्टेंट, है ना. इंडिया कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ है. अदर नेशंस इन्वॉल्व इन सच स्वैप्स, ब्राजील, मडगास्कर, फिलीपींस, काफ़ी सारे नेशंस हैं, लेकिन इंडिया हैज़ नेवर बीन इन्वॉल्व इन सच अ
स्वैप टिल डेट, अभी तक तो नहीं। ओके, रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम शिप्स। अब ऑब्वियसली बात है, शिप की बात आ गई तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा कि भाई जो शिप्स वगैरह से जीएचजी निकल रहे हैं उनको कम करना है। ऑल राइट, देन देयर इज अ मरीन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमिटी, आईएमओ के अंदर ही उसने पूरा बनाया है, अडॉप्ट किया है, बट अगेन नॉट इंपॉर्टेंट। कैसे रिडक्शन करना है, कितना करना है, नेट जीरो करना है जीएचजीज को 2050 तक, 2030 तक 43%, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करना है ताकि एमिशन कम हो सके, पीरियोडिक रिव्यू करना है 5 साल पे, वही सब। क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे हम, तो नाम बस याद रख लो, क्लोज्ड लूप स्क्रबर, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन एंड स्लो स्टीमिंग। अब ये वर्ड्स तो हमने अपने एनवायरनमेंट वाले में भी कभी कभी पढ़े हैं, है ना। सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, नाइट्रस ऑक्साइड को यूज़ करते हैं उसमें, फिर क्लोज्ड लूप स्क्रबर एल्कलाइज को यूज़ करते हैं, स्लो स्टीमिंग है, तो वो सब चीज़ें हैं ना, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट जस्ट रिमेंबर दैट दीज कैन बी यूज टू रिड्यूस एमिशंस एनीवेयर, नॉट जस्ट इन, इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू शिप्स, लिमिटेड टू शिप्स, है ना। तो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो इनके नाम क्यों याद रखने हैं, क्योंकि डायरेक्टली पूछ लेगा, क्लोज लूप स्क्रबर इज रिलेटेड टू विच इज वॉट, सो दीज आर टेक्नोलॉजीज टू रिड्यूस एमिशन, नाम याद रखो, क्लोज लूप स्क्रबर, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, स्लो स्टीमिंग, ठीक है। ये वाला स्पेसिफिकली शिप से रिलेटेड हो गया, बट वैसे याद रखना। फिर हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन, ये तो मैंने पहले भी बताई है ना, इकॉनमी वाली में, ये तो इकॉनमी वाली में बता चुका हूँ। हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन, स्पोर्ट्स को ग्रीन करना है, ठीक है। तो दिस इज द सिमिलर थिंग, नथिंग मच बिगर देन दैट। इंडिया बिकम्स द फर्स्ट नेशन फॉर आईएमओ ग्रीन वॉइस 2050 प्रोजेक्ट, तो इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया उस प्रोजेक्ट को। India has been selected as the first country for this particular project. Maritime vision, हाइड्रोजन हब्स, ये सब पोर्ट वाला पॉइंट है ना जो मैंने पहले बताया था इकोनॉमी वाली 365 में भी। क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन फॉर ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स, तो इसका नाम याद रख सकते हो। क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन किस चीज़ के लिए है, ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स के लिए। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, इसमें ये याद रखना है ज़रूर, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन, क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन, ओके। इंटरनेशनल कोड फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर, पोलर कोड, सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बहुत स्पेसिफिक पढ़ा रहा हूँ यार, है ना, बहुत स्पेसिफिक, क्योंकि डायरेक्टली इतना ही आएगा, क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन किस चीज़ के लिए है और इंडिया इसका पार्ट है कि नहीं है, इतना ही आएगा। इससे बियॉन्ड आएगा तो वो मतलब नहीं करना है, फिर नहीं पढ़ना है वो, बिकॉज दैन दैट इज़ टू मच, फिर यानी कि यूपीएससी किसी भी डोमेन में जा रहा है, कहीं पर कुछ भी पूछ रहा है। देन देयर इज अ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, अगेन बाई IMD, एंड देन देयर इज अ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, इन्होंने साथ में मिलकर क्लाइमेट रिसर्च वगैरह किया है अराउंड नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस, ओके। साइंस बेस्ड क्लाइमेट मॉनिटरिंग करनी है बेसिकली, इसमें स्टार्ट हुआ था स्विट्जरलैंड में 2009 में, फिर हर जगह चलता चलता इंडिया में IMD संभाल रहा है इसको। व्हाट इज दी IMD, क्या है, साइंस बेस्ड क्लाइमेट सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात है, ठीक। इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड कौन संभाल रहा है, नीति आयोग, क्यों है, रियल टाइम डेटा ऑन एनर्जी, क्लाइमेट एंड डेटा अदर लाइक अदर इकोलॉजिकल डेटा सेट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीति आयोग की चीज़ें तो पूछ लेता है। सो इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग, ओके। सिंपल, कैसे सिंपल बोल बोल के इतना डेटा, बट वही है ना, इसमें से इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं, मैं नहीं कराऊंगा तो आपको लगेगा मैंने कराया नहीं है, इसलिए कराना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा बस थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं रटने को देख लो, है ना। UN क्लाइमेट लेवल हाई लेवल चैम्पियन, ठीक है, उसको मत करो, इट्स ओके, है ना, नहीं है इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं, इस ज़बरदस्ती का वो है, नाम रटवा रहे हैं, क्या ही है यार, क्यों बनाता है ये सब, नॉट इम्पॉर्टेंट यार, ट्रूली नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब पूछ लिया तो फिर वही है कि किस्मत ही ख़राब है तो फिर ख़राब है। जैसे नीति आयोग का ये पढ़ लो, टुवर्ड्स डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट 2023, दिस इज बाय नीति आयोग, इंडियाज टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम फ्यूल कंजम्पशन हैज़ इंक्रीज्ड, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें ट्राई करना है इसको डीकार्बनाइज करने का पूरे के पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इंडिया के। सी दैट इज़ वाई दीज नोट्स आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ये 365 से पढ़ने जाओगे, अभी सोचो ना, इसमें नोट्स में मैंने इतना मतलब आपको कम कम करके पढ़ा रहा हूँ, जबकि नोट्स जो हैं वो अपने आप में कम हैं, दे आर 1/3, उसमें से मैं आपको इतना कम करके पढ़ा रहा हूँ, तो सोचो एनवायरमेंट की 365 पढ़ने जाओगे तो क्या होगा, तो क्या ही होगा, ठीक है भाई। फिर
और क्या बता सकते हैं इसमें आपको हम, ये वाला देख लो जो ये है, इसका तो नाम ही इतना टफ है, मिथाइल ओट्यूवी माइक्रोबियम बोरेटेंस। भाई क्या टफ नाम है यार। यार है तो मतलब मेरे ना रिस्पेक्ट होती है बायो वालों के लिए, केमिस्ट्री वालों के लिए, सिर्फ ये नाम पढ़ने के लिए। मिथाइलोट्यूवी माइक्रोबियम बोरेटेंस 5GB1C। दिस इज़ अ मीथेन ट्रॉफ, तो मीथेन ईटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये, इज़ अ मीथेन ट्रॉफ। तो ये क्या करता है, मीथेन को खाता है, तो मतलब क्या करेगा, मीथेन को रिमूव करेगा, तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये तो। ठीक है, मिथाइल को अपनी टमी में डाल लेगा ये माइक्रोबियम। ठीक है देसी जुगाड़। मिथाइल और ट्यूबिमी, तो टमी, मिथाइल को टमी में जो माइक्रोबियम डाल ले, ओके, वो है मिथाइल, उसको बोलते हैं मेथेनेट्रॉफ। तो वो क्या करेगा, CH4 का रिमूवल कर देगा, CH4 को खा जाएगा। ठीक है, अलायंस फॉर ट्रांसपोर्ट एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, ये देख सकते हो क्योंकि जस्ट एनर्जी का काफ़ी नाम रहता है। दिस इज़ अ $2.5 बिलियन यूरो जेट डील, जेट पी डील है ना, ये कहाँ अनाउंस हुई थी, क्या हुई थी, बट अगैन क्योंकि इंडिया वगैरह इसका ज़्यादा पार्ट नहीं है, तो इट डज नॉट होल्ड दैट इंपॉर्टेंट वैल्यू है ना। ये भी ग्लासगो में आई थी। India is not a signatory to JETP. What is JETP? It is a financing mechanism to support developing countries, but still India is not a part of it, है ना। ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ के क्लाइमेट फाइनेंसिंग वगैरह को सपोर्ट करता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के, है ना, बट स्टिल इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट टू इट, तो इसलिए ये याद रखना आप। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट भाई, मैं नहीं पढ़ाऊँगा ये चीज़ें ना, मैं नहीं इतनी चीज़ें रटवा सकता, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता रटवाना जब मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। उसमें क्या तुम एक्सप्लेन करोगे, फालतू की बात। चलो खैर, इंस्टीट्यूशन देख लेते हैं फटाफट 2-4, फिर उसके बाद इस लेक्चर को रोकेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे। UNEP 1972 है ना, एज UNCED। तो पहले UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुई थी, ठीक है, उसके बाद 1972 में इसकी स्थापना हुई UNEP की। ओके, देन इंडिया एंड 192 अदर कंट्रीज, तो देर आर 193 UN मेंबर स्टेट्स हैं, वो सब UNEP का पार्ट है। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ है, केनिया में। कॉमन कार्बन मीट्रिक चलाता है अपना ये एक, पूरी दुनिया का कार्बन फुटप्रिंट जो बिल्डिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं ना दुनिया भर में, उनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं आपस में, ये एज इट इज़ यूपीएससी ने पूछा था, तो इसलिए विजन वालों ने दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, बट खैर दोबारा तो क्या ही पूछेगा ये। एग्रीमेंट अंडर UNEP, तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं, साइट्स है ना, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए हुआ था 1973 में। देन बोन कन्वेंशन 1979 किस चीज़ के लिए, माइग्रेटरी एनिमल्स के लिए। वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर के लिए 1985। बेजल कन्वेंशन जो ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट होता है हजार्डस वेस्ट का, उसके लिए 1989। फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन, POP सब जानते हैं, persistent ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए। रोटरडैम कन्वेंशन रिलेटेड टू प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, है ना। फिर CBD बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड मिनामाटा फॉर मरकरी। तो एवरीबडी नोज ऑल दिस साइट्स, बोन, वियना, बेसल, CBD, रोटरडैम, स्टॉकहोम, मिनामाटा, ये सारे मेजर कन्वेंशन हैं जो UNEP के अंडर हुए थे। वैसे UNEP के अंडर टोटल 15 कन्वेंशन हैं। ओके, सबके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़े से जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे दे दिए हैं, 7-8। डन, चले आगे। 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देता है ये, एक एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, एक एमिशन गैप रिपोर्ट। इसके अलावा भी रिपोर्ट देता है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक देता है, बट इतना सब कब तक याद करोगे। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल यहाँ से याद कर लेना, क्योंकि कॉमन कार्बन मीट्रिक जो है वो बिल्डिंग ऑपरेशन से रिलेटेड है, और ये UNEP करवाता है ना। जो ये कॉमन कार्बन मीट्रिक है UNEP का है, तो बिल्डिंग रिपोर्ट आए तो यहाँ से याद कर लेना। और एक ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक भी याद कर लो, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ये 3 रिपोर्ट्स ये देता है। ओके, डन विद UNEP। दूसरा देख लेते हैं WMO, स्पेशलाइज्ड UN एजेंसी 1950। इससे पहले IMO हुआ करती थी, उसकी जगह पे WMO आई। IMO वॉज इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, नाउ वी हैव द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली इंडिया इसका मेंबर हो गई होगा, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। क्या क्या रिपोर्ट देता है ये, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, देन ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज, ऐसे कुछ कुछ रिपोर्ट्स देता है। ठीक है, और भी रिपोर्ट्स हैं, बट अगेन नॉट एवरीथिंग हैज टू बी रिमेंबर्ड। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज गिवन बाय WMO। ओके, चलें आगे।
सो दिस वॉज, एक काम करते हैं इसको यहीं तक करते हैं, है ना. दिस इज टिल, एक सेकेंड रुको. सो वी आर डन टिल द फर्स्ट पार्ट, है ना. या ठीक है, हाँ, वी आर डन टिल द फर्स्ट पार्ट. सो फ्रॉम द नेक्स्ट पोर्शन विल स्टार्ट द सेकेंड टॉपिक विच इज़ पॉल्यूशन, है ना. यहाँ से स्टार्ट करेंगे पॉल्यूशन वाले टॉपिक से. ओके, आई होप लाइक ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब आपको ऑब्वियसली थोड़ा बर्डन लग रहा होगा, बट आई होप लाइक यू आर एबल टू अप्रिशिएट द फैक्ट कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको छोटा से छोटा और कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा करा सकूँ, सो दैट यू नो इट डजेंट बिकम ओवर बर्डनिंग फॉर यू एज वेल. ठीक है, एंड आई विल पोस्ट दीज पेजेस सो दैट यू आर एबल टू गो थ्रू देम. चलिए यार, फिर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर listening to this attentively, and I promise to complete it ASAP. Then you know we are planning of something, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, जिसमें हम आपका पूरा हर एक GS के सब्जेक्ट का थोड़ा फास्ट पेज इंटेंस रिविजन, ठीक है, जो कि मतलब इट विल बी टोटली डिपेंडेंट लाइक टोटली अबाउट लाइक रिवाइजिंग यू नो इन अ फास्ट पेज मैनर एंड टेकिंग इट वेरी लाइक फास्ट इन अ you know intense manner, dense, very dense and very compact. This will be for GS. Then for CSAT there will be lectures on reading comprehension as well as PYQs, है ना. तो मैं सोच रहा हूँ मैड जैसे कराया ना, तो वैसे PYQs का मैड कुछ टाइप करा दूँ, बहुत बढ़िया सा. RC आपको पता है मैंने 2 लेक्चर लिए हैं, लोगों का इतना इंप्रूवमेंट हुआ है. देन आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ टेकिंग PYQs फॉर GS इन अ सब्जेक्ट वाइज मैनर. अभी जैसे ईयर वाइज लिए थे, तो ये सब्जेक्ट वाइज मैनर, राइट. एंड देन आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ करंट अफेयर फास्ट पेज रिविजन. तो ये सब मिला के आई एम थिंकिंग ऑफ यू नो कमिंग अप विद समथिंग. मुझे थोड़ा सपोर्ट लगेगा उसमें आप लोगों का, तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी लगेगी. तो दिस इज़ बट दिस विल बी लाइक अ मेजर गेम चेंजर. तो आपका कोई भी GS सब्जेक्ट मान लो रिवाइज नहीं हुआ है, या फिर आपका GS सब्जेक्ट अभी आप उतनी एफिशिएंसी से रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, सो यू कैन डू दैट अंडर दिस. देन CSAT तो पूरा का पूरा यू कैन लीव इट अप टू मी. आई ट्राई टू मेक श्योर दैट यू आर क्रॉसिंग द कट ऑफ. देन PYQ सब्जेक्ट वाइज, यू नो हाउ इंपॉर्टेंट PYQ इज़. अभी शायद कल परसों में विल सी अ लेक्चर बाय ऑल इंडिया रैंक 15, whereby he'll also talk about how like our PYQ discussions helped him and how PYQs are important. And then current affair तो मतलब आपको पता ही है कि मैं करा ही रहा हूँ, तो there will be a fast paced division for this. अभी के लिए इतने बता सकता हूँ. We'll have it like separately, we'll talk about in detail with this. So for now, thank you so much for attending this session. I hope it was helpful and take care. Let's meet soon in the next lecture. So अभी के लिए इसको छोटा रखा है मैंने. I've kept it around what 1.5 घंटा. तो 1.5 घंटे में वी हैव कंप्लीटेड नियरली वॉट 15 पेजेस ऑफ दिस PDF. इट इज़ नियरली 45 पेजेस लॉन्ग. तो ऐसे 3 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, चले फिर लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन. फॉर नाउ दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ. टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम. अगर ज़्यादा बोर हो गए हो और सो गए हो तो भी मेरे को कमेंट बता देना. नहीं सोए लेक्चर के दौरान तो मेरे को कमेंट बता देना. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. प्लीज़ टेक केयर. ऑल द वेरी बेस्ट. शब खैर. जय हिंद. वंदे मातरम. टेक केयर. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर.